हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और फिर से एक बार सभी का स्वागत है हमारे डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर के वीडियो लेक्चर्स में। वर्क पावर एनर्जी वाला हमारा आज का वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क पावर जो थ्योरम था, वर्क एनर्जी जो थ्योरम था हमने पिछले क्लास में डिस्कस की। वहाँ से हमें वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन पता चल गया कि जब हम कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह मूव होती है तो उसको मूव करने में जितना वर्क डन लगता है वही वर्क डन किसके बराबर होती है, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसके बराबर होती है। तो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों ही एक इक्विवेलेंट क्वांटिटी है, इसीलिए हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि वर्क और एनर्जी दोनों एक जैसी, एक के समान ही होती है, दोनों इक्विवेलेंट क्वांटिटीज होती है। फिर उसके बाद हमने कुछ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके पोजीशन के हिसाब से हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किए थे और कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने जो हमारे डेली लाइफ के हैं, और उस एग्जांपल से हमने कब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर स्टोर्ड होती है और वो कैसे यूज होती है, यूटिलाइज होती है, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। Now in this class we are going to derive the formula for potential energy। तो potential energy का जो जनरल फार्मूला आपने 8-9 में भी सुना होगा, that is mgh, mass into acceleration due to gravity and height। तो ये फार्मूला कैसे बनता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले। So today's topic is formula for potential energy by virtue of its position। जैसी फॉर एग्जाम्पल एक फ्लोर है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास कितना है m। ओके, अब ये कहां पर है, एट द रेस्ट पोजीशन, बॉटम पोजीशन पे है, ठीक है। जैसे ही हम इसको रेस करेंगे एट अ सर्टन हाइट h अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली लग रहा है, कहाँ पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हम इस बॉडी को रेस कर रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगा रहे हैं। तो वर्क डन किया और वही वर्क डन बच्चों एज अ पोटेंशियल एनर्जी करके उस बॉडी में स्टोर्ड होती है। क्या बोला, ध्यान से सुनिए। जब भी हम किसी बॉडी को रेस करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो क्या होता है, जब भी हमें किसी फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट करना होता है तो क्या होता है, फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब क्या हुआ, वर्क डन। और मैंने जैसे बताया आपको कई बार कि वर्क और एनर्जी सेम ही होती है। तो जो वर्क डन हम किसी बॉडी को रेस करने में, डिस्प्लेस करने में अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स यूज होता है, वही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी करके उस बॉडी में क्या होता है, स्टोर्ड होता है। क्या बोल रहा है, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m is raised a height h above the surface of earth against the acceleration due to gravity। बराबर है, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट में, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हमने h हाइट तक के उसको रेस किया। Here g taken constant as h very very less than re। ये क्या है, एक पर्टिकुलर हाइट में हमने इसको रेस किया। तो आपने 10th में ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे कि 10th या 9th में जो भी आपका ग्रेविटेशन हुआ होगा, तो ग्रेविटेशनल जो फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो हाइट के हिसाब से वैरी होता है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से अबो जाते जाएंगे, मतलब हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होते जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है, मतलब मैंने इस पेन को जैसे ही छोड़ा, जैसे जैसे ये अर्थ के क्लोज आते जाता है इसकी स्पीड बढ़ते जाती है, और इसीलिए तो हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा है। और एक्सेलरेशन किस वजह से हो रहा है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का, मतलब अर्थ और या ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है। बिकॉज हमने पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, that is force is inversely proportional to the square of distance between the two bodies। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है ग्रेविटी की वजह से। और जहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती है
वहां पर हमने पढ़ चुका है क्या होता है एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन किसके वजह से हो रहा है, ग्रेविटी के वजह से। इसीलिए हम इस g को एक्सेलरेशन किसके वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए इसका नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट हमने इस केस में जो देखिए एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट h पर इंक्रीज मतलब उठाया, ऊपर रेज किया, तो क्या हुआ, हाइट चेंज हुई तो ग्रेविटी भी चेंज होती है, बोला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होगी। बट इतने छोटे डिस्टेंस पर ग्रेविटी पे जो असर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, वो बहुत निग्लिजिबल होता है। इसीलिए हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी को क्या करते, कांस्टेंट अज्यूम करते। तो हाइट बहुत छोटी होने की वजह से यहां से लेकर यहां तक ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी, लगभग कांस्टेंट ही रहेगी। इसीलिए यहां पे बोला है हियर g इज टेकन एज कांस्टेंट एज h मतलब ये हाइट, वेरी वेरी लेस देन re मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। तो इतने बड़े डिस्टेंस के कंपैरिजन में हमारी जो हाइट है बहुत छोटी है, इसलिए ग्रेविटी पे बहुत ज्यादा असर नहीं गिरने वाला, वो निग्लिजिबल रहेगा। इसलिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या अज्यूम किए, कांस्टेंट। अब देखिए द वर्क डन इज इन लिफ्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज गिवन बाय, है ना, जब भी हम फोर्स लगाए उसको उठाने के लिए, फोर्स लगाने के लिए बाद हमने उसका डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब क्या हुआ, वर्क डन किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स इज गिवन बाय, दैट इज वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स कितना लगा रहे हैं, फोर्स का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमने न्यूटन्स लॉ से पढ़ चुके हैं, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कौन सा हो रहा है यहाँ पे, अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, g, ये हो गया हमारा फोर्स, फोर्स इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट s। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हम हाइट h से डिस्प्लेस हो रहे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज mg इनटू h, ये क्या होगा हमारा वर्क डन। सो टू लिफ्ट द बॉडी फ्रॉम surface of earth to a certain height h, the work done by the body is given by, that is mg into h, that is force into displacement। और इसीलिए हम जनरल फॉर्मूला जो यूज करते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का, वो mgh होता है। बट आप सोच रहे हो कि ये तो वर्क डन का फॉर्मूला हुआ, तो जितना हम वर्क कर रहे हैं वही वर्क क्या होगा उस बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी करके स्टोर्ड होगा। देखिए दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy। इसीलिए हम जहां भी जनरल फॉर्मूला यूज करना होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या करते हैं हम, mgh। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू v ऑफ h, मतलब इट इज अ, मतलब हाइट के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उसको लिखा है वैसे mgh। पोटेंशियल एनर्जी अगेन किस टाइप की क्वांटिटी, जितनी भी एनर्जी है, जितने भी वर्क डन है, सभी कौन सी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वी डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्शन टू एक्सप्लेन दिस क्वांटिटी, कितना वर्क हुआ, कितनी एनर्जी है, सिर्फ हम उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, वन ऑफ द टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी। बट कई बार हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, मतलब देखिए कई, जैसे हम एक सर्टेन सरफेस से ऑब्जेक्ट को राइज किया, अब उस हाइट से हम उसको नीचे ला रहे, तो इस मोशन में क्या हुआ, एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी बोल रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज हो रही है हमारी। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है बट इट इज टू बी टेकन विथ प्रॉपर प्लस और माइनस साइन डिपेंडिंग वेदर द वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स और बाय द फोर्स। मतलब देखिए जब हम बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, हम उस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, तो उसको अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जब बॉडी को हमने छोड़ दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे मतलब जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी आ रही है।
तो जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेंगे तब हमारा जो साइन रहेगा वो पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और जब टूवर्ड्स द फोर्स मतलब सेम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम वर्क करेंगे तब हम निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कैसी होती है? इट इज डिपेंडेंट ऑन पाथ और इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कुछ एनर्जीज या कुछ वर्क डन होते हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम किस रास्ते से डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उस रास्ते के हिसाब से वो उस टाइप की एनर्जी होती है। तो देखिए, जैसे मैंने इस बॉडी को, जो फर्स्ट बॉडी है, इसको मैंने एक सर्टेन हाइट ए से स्ट्रेट लाइन में रेज कर दिया, तो मुझे बताइए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? मास है सपोज बॉडी का m, ग्रेविटी है g, हाइट है h, तो क्या हुआ यहाँ पर mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस बॉडी। अब सपोज इस बॉडी को मैं इतनी ही हाइट पे रेज कर रहा हूं मगर स्ट्रेट लाइन में लेके जा रहा हूं। जैसे देखिए आप, ये देखिए क्या किया, समझ में आया? इस बॉडी को हमने सर्टेन हाइट h यहां तक के लाया, फिर इधर लेके गया, फिर इधर आया। अब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो अगर हम उस सरफेस से इसकी हाइट मेजर करते तो अभी भी हाइट वही है, उस बॉडी का मास पहले जितना था वो भी मास भी चेंज नहीं हुआ, और ग्रेविटी इतने हाइट पे ग्रेविटी सेम रहेगी। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी अगेन mgh। इसका मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, बट वो डिस्प्लेसमेंट किस रास्ते से हो रहा है इसके ऊपर हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं रहती है। सो नोट में लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। दैट इज इट डिपेंड ऑन द नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहा है? वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नेट, सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। दैट इज हाइट ऑफ द बॉडी, बट नॉट डिपेंड ऑन द पाथ थ्रू विच इट इज रेज्ड। जिस पाथ के वो रेज हो रही है, जैसे यहाँ से सीधा गई, यहाँ पर यहाँ आने के बाद ऐसी गई, फिर इधर आई, तो इस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। ठीक है, समझ में आए इतने कॉन्सेप्ट आपको पोटेंशियल एनर्जी के? ये सब चीज़ें आपको कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। अब देखिए, जैसी हमने उसको पर्टिकुलर हाइट पर रेज किया था, दोनों ही बॉडी को अलग अलग पाथ थी मगर पोटेंशियल एनर्जी दोनों के अंदर सेम थी। बट अगर मैं अब उस बॉडी को इस पर्टिकुलर हाइट से यहाँ सरफेस के ऊपर छोड़ देता हूँ, मतलब बॉडी यहाँ से आया, सेम हाइट मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट से वो नीचे आ जाएगी। यहाँ पे जितनी ग्रेविटी थी उतनी ग्रेविटी यहाँ पर भी है, क्योंकि हमने ग्रेविटी को कांस्टेंट अज्यूम किया था, और बॉडी का मास भी m है। तो जब बॉडी इस हाइट से सरफेस तक के आएगी तो उस बॉडी के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी वहां पर आएगी? फिर से mgh, क्योंकि बॉडी का जो मास है वो m है। कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है? h। ग्रेविटी यहाँ पर भी h है, मतलब यहाँ पर भी कितना हमारा वर्क डन हुआ, यानी कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी? mgh। बट अब देखिए क्या हो रहा है, हमने पहली बार बॉडी को रेज किए थे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें क्या हो रहा है, हमें थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किए कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है या जो वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है या इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है। इसके हिसाब से हम प्रॉपर प्लस माइनस साइन यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो इसीलिए सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज अ राउंड ट्रिप दैट इज ओवर अ क्लोज पाथ, इट इज जीरो। मतलब एक पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ गया, फिर वहां से फिर से वापस आ रहा है, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज जीरो हो जाएगी। क्यों ऐसा? पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉडी जब पर्टिकुलर हाइट पे गई तो उसको हमने प्लस mgh लिखा, जब उस हाइट से नीचे आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे? जब अगेंस्ट द फोर्स लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी गेन करती है, उसके अंदर स्टोर्ड होती है,
और जब टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स जाती है तो बॉडी उसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड हो चुकी है, मुझे बताइए, जब रेज हुई तो उसके पास उसने वर्क डन किया और वो वर्क डन क्या हुआ, एज अ पोटेंशियल एनर्जी करके सेव हुआ। अब जैसी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, मोशन कर रही है मतलब उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझ में आ रहा है? उसने पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर दी। वो किस में कन्वर्ट हुई? लॉस तो नहीं होती है एनर्जी, बट वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? काइनेटिक में। पोटेंशियल एनर्जी लॉस बाय द बॉडी इज इक्वल टू माइनस mgs। टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन अ राउंड ट्रिप प्लस mgh माइनस mgh। नेट जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। समझ में आ रहा है? इसीलिए बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी इन अ राउंड ट्रिप दैट इज ओवर अ क्लोज पाथ इज 0। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी याद रखना है। जहां पर भी हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे mgh, सिर्फ याद रखना है कि जब हम अगेंस्ट द फोर्स करेंगे तो उसको प्लस कंसिडर करते हैं, जब टूवर्ड्स द फोर्स करेंगे तो वो एनर्जी जो बॉडी के पास अगेंस्ट द फोर्स करने की वजह से स्टोर्ड हुई रहती है वो एनर्जी लॉस होती है। वो किस में कन्वर्ट होती है बोला मैंने? जब मोशन कर रही तो काइनेटिक में, जब पहले वो काइनेटिक से मोशन मतलब पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है और स्टोर्ड हो जाती है बॉडी में। और जैसी बॉडी टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जाती है तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो लॉस हो जाती है। इसलिए अगेंस्ट द फोर्स कंसिडर करना है पॉजिटिव, टूवर्ड्स द फोर्स एनर्जी लॉस बाय द बॉडी दैट इज नेगेटिव कंसिडर करना है। एंड इन अ क्लोज पाथ स्टार्टिंग ए से बी, इनिशियल टू फाइनल, फिर फाइनल से फिर से इनिशियल आ रही तो नेट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी? 0। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी के जो फॉर्मूले हैं और कब उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे कब नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट ओनली डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी वन ऑफ द टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट थे, बस आपको ये रिवाइज करवाना था मुझे और आपको इसको प्रॉपरली याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। Till then, thank you very much for watching. Keep watching regularly and have a nice day.